अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड के पूर्व मेंबर अमर सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, अफ़गानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने के बाद इस रीजन में टेरर डायनामिक्स और सिक्योरिटी सिचुएशन पर क्या असर पड़ेगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा? देखिए, इस रीजन में भारत जो है सबसे बड़ा विक्टिम रहा है टेररिज्म का, क्योंकि वो एक स्टेट जिसने ये इसको अपनी पॉलिसी अपना लिया था और उसी का नतीजा हुआ 9/11 और जो अफ़गानिस्तान में आप देख रहे हैं। तो ये जो है वहाँ का जो माहौल बदला है, जो सत्ता बदली है, इसका असर लॉन्ग टर्म बहुत पड़ेगा। हिंदुस्तान पे तो खैर पड़ेगा ही, बिकॉज हम इमीडिएट नेबर हैं, बट सारी दुनिया पे पड़ सकता है। बिकॉज ये जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म और उसकी उस तरह की जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है, जो तालिबान लाता है टेबल पे, उससे इस तरह के ग्रुपों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी शह मिलेगा कि भाई उनकी जीत हुई इतने बड़े पावर के अगेंस्ट, तो इसलिए वो और बढ़ चढ़ कर इस तरह के कामों को और भी प्रोत्साहन देंगे। कश्मीर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना? कश्मीर पे देखिए, कश्मीर पे तो खैर ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन होता है। मेरे विचार से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई वहाँ अफ़गान आने वाले हैं। लेकिन होगा क्या कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान का राज्य होगा तो जो कश्मीर में घुसपैठिए लोग भेजते हैं उनको एक डिनाइबिलिटी मिल जाएगी। वो अपने ही फाटा रीजन के लोग को भेजेंगे और कहेंगे ये तो अफ़गानी आ रहे हैं जी, हमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब 1990 के एंगल से हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब बालाकोट के बाद, उरी के बाद, ये हमारा जो रिस्पांस मैट्रिक्स है वो काफ़ी बदल गया है और उसमें जो देश घुसपैठ भेजते हैं हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और ये सरकार ठहराएगी और उन पे कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा। तो इसलिए ख़तरा तो ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा फिज़िकल ख़तरे से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ख़तरा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। सर, अफ़गानिस्तान में 2 दशकों का निवेश, $3 बिलियन का भारत का निवेश रहा। उसके बाद अचानक से ये स्थिति आ जाती है, एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान जैसा वहाँ पर सत्ता पे काबिज़ हो जाता है। तो अब क्या भारत का क्या स्टेक रह गया वहाँ? क्या भारत के लिए सब कुछ खत्म हो गया अफ़गानिस्तान में? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट की जब बात लोग करते हैं तो उसमें एक गलती कर देते हैं कि हिंदुस्तान का जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में हुआ है वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है जिस पे कि कोई रिटर्न ढूंढा जा रहा हो। ये तो हम लोगों ने उनको एक तोहफ़ा दिया था अफ़गान के लोगों को। अब उसका वो क्या करते हैं, वो रोड का, वो अस्पताल का, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, तो उसको मैं नहीं सोचता हूँ कि तालिबान तोड़ेगा, बिकॉज वो नेशनल एसेट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा धक्का लगा है अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को और यहाँ के यूथ की एस्पिरेशंस, जो भी उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया है। और आप जो देख रहे हैं वहाँ से कैपिटल और इंटेलेक्ट, जो कैपेसिटीज़ हैं, जो हम लोगों ने 20 सालों में बहुत मदद किया अफ़गानिस्तान में बनाने का, वो सारे भाग रहे हैं। और वो भाग रहे हैं तालिबान के दहशत से और तालिबानी इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है उसके भय से। सर, अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, इन चारों का एक साथ आना क्या भारत के लिए चिंता की बात है, ख़ासतौर से रशिया और ईरान का? देखिए, ये सही है कि हुआ क्या कि जो रीजनल एक सहमति थी अफ़गानिस्तान के बारे में वो बिखर गया था थोड़ा। वो बिखरा था, उसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि वहाँ अमेरिका प्रेजेंट था। तो इसके कारण बहुत सारे लोग एकजुट हुए थे। लेकिन नज़रिया सबका डिफरेंट होगा। अब ये जो हैं बड़े कट्टर वहाबी सुन्नी रजीम बनेगा। अब इसका रुख हज़ारा जो शिया हैं उसकी तरफ कैसा होगा, बिकॉज पिछले रजीम में तो उन्होंने बहुत ही उन पर अट्रॉसिटीज़ की थी। वो सब डिफ़ाइन करेगा कि ईरान फिर इसको कैसे देखता है। अभी तक तो ईरान मदद कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका उसके बैकयार्ड से जाए। चीन भी यही चाहता है, बोलता कुछ और है,
अब तो खैर बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की, बट चाहते थे कि हमारे बैकयार्ड से चले जाए। रशिया का जियोपॉलिटिकल गेम था, वो चाहते थे दोबारा टेबल पे आना। जो सीरिया में उनकी सक्सेस हुई उसके बाद ही वो अफ़गानिस्तान के पिक्चर फ्रेम में रियली आए हैं। उसके पहले अफ़गानिस्तान में उनका बहुत ही लिमिटेड रोल था। तो हाँ, ये लोग हैं, और पाकिस्तान ने इन सबको एक पिक्चर बेच दिया है, समझिए। बताया है कि तालिबान कैसे बहुत सुधर गया है, तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक इस्लामिक स्टेट है, और उस पर हम ये काबू करेंगे, और जो रीजनल टेरर ग्रुप्स हैं उस पर भी तालिबान हमारी बात मानेगा और काबू करेगा, और अफ़गानिस्तान को दोबारा टेरर सेंट्रल नहीं बनने देंगे। अब ये कितना सच होता है इस पे डिपेंड करेगा, और तालिबान अपना रुख क्या अपनाता है इस पे दोबारा इनके विचार बदल सकते हैं। अच्छा सर, कहीं आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वर्बली सपोर्ट किया, लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जैसा करना चाहिए था? आप अगर सीरिया में देखें या फिर आप इराक़ में देखें, वहाँ पर ISIS वो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान भी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ वॉइसेस जो है रेज़ करती रही तालिबान के वायलेंट टेक ओवर के खिलाफ, लेकिन उस तरह से मदद नहीं की। क्या कुछ हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिच किया अफ़गानिस्तान को? देखिए, जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से वो दोहा अग्रीमेंट किया, तालिबान को लेजिटिमाइज़ किया, उसमें अफ़गानियों का ये ज़रूर मानना है कि उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने धोखा दे दिया या उनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये कहना कि उनको मदद नहीं किया, ये मैं तो बड़ा मुश्किल है विश्वास करना, बिकॉज़ ये लड़ाई आज की नहीं, ये तो 20 साल पहले शुरू हुई थी। ये ज़रूर है कि ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहे। अफ़गानिस्तान जब अमेरिका आए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करके, पहले ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, फिर उसमें जुड़ गया था कि तालिबान को भी समाप्त कर देंगे, फिर हुआ कि हम अफ़गानिस्तान को कभी फिर टेरर सेंट्रल नहीं बनने देंगे, फिर बीच में हो गया कि हम नेशन बिल्डिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहे हैं, ये सही है, लेकिन मदद काफ़ी किया है। लेकिन जो अभी जो नतीजा हुआ है, ये भी तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए अमेरिका ने जिससे कि वहाँ की सरकार कंप्लीटली डीलेजिटिमाइज हो गई उसका, और वहाँ इलेक्शंस के भी प्रॉब्लम रहे हैं, उसके कारण उनकी लेजिटिमेसी कमज़ोर पड़ गई थी। और अब लोगों ने सोचा कि अब सब तो जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमें शांति के लिए वार्तालाप करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि बिना रेजिस्टेंस के तालिबान की फोर्सेस चारों तरफ सब डिस्ट्रिक्ट्स कैप्चर कर ली। तो बट ये कहना कि किसी ने मदद नहीं किया, ये गलत है भाई। अल्टीमेटली आपको दूसरे लोग तो मदद कर सकते हैं, बट आपको खुद अपने आप को भी तो मदद करने की ज़रूरत है। सर, ऐसा क्या हुआ कि ना किसी ने रेजिस्टेंस नहीं किया? वहाँ मिलिशिया, लोकल मिलिशियाज़ हैं, नॉर्दर्न अलायंस हमेशा से फाइट करता रहा है एक रेजिस्टेंस के तौर पर तालिबान के खिलाफ, लेकिन इस बार इतना स्मूथ टेक ओवर कि पेंटागन का असेसमेंट 90 डेज़ के टेक ओवर का वो भी गलत हो गया। तो ऐसा क्या हुआ अफ़गानिस्तान में? क्या ISI ने इतनी ज़्यादा पैठ बना ली थी अफ़गान आर्मी में, या फिर क्या हुआ जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में तालिबान का इतना स्मूथ टेक ओवर हो गया सत्ता? देखिए, ये जो खुफिया और इंटेलिजेंस असेसमेंट्स होती हैं, अगर वो खुफिया रहें तो बेहतर होता है। 3 डिफरेंट असेसमेंट्स हमने देखे कि पहले कहा गया कि अमेरिका को दोबारा ख़तरा होने में, इस्लामिक स्टेट को वहाँ और अलकायदा को दोबारा एकजुट होने में 2 साल लगेगा। फिर हुआ कि करीब 6 महीने लगेंगे। फिर कहा गया कि 3 महीने लगेंगे। अब आप ये बताइए, जब इस तरह की बातें किसी देश के बारे में की जाएं तो उस देश का मोराल क्या होगा, उसकी मिलिट्री का मोराल क्या होगा? मिलिट्री को बनाया गया था अमेरिकी स्वरूप में, प्रतिरूप में, तो उसमें टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम्स, एयर सपोर्ट, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। जब वो सब सडनली चले गए, जब उनके कॉन्ट्रैक्टर चले गए जो कि उनके सारे ये हेवी इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते थे, तो वो बहुत ही लड़खड़ा गई वो मिलिट्री। फिर आई थिंक कि रूरल अफ़गानिस्तान में, जो कि बहुत ही ट्राइबल है, वहाँ के लीडरों ने भी बात की अपने सिपाहियों से कि भाई आपस में भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं, खून खराबा क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो 20 साल की लड़ाई से थक गए हैं, लोग थक चुके हैं। बट आप अफ़गानिस्तान के नज़रिए से देखिए, ये तो लड़ाई वहाँ 40 साल से चल रही है, दूसरा या तीसरा जनरेशन है जो कि सिर्फ लड़ाई में रहा है। तो वहाँ भी एक फटीग हो गया है और वो नहीं चाहते थे कि और ब्लडशेड हो।
और प्लस वहाँ की पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि वहाँ लोग मिलजुल कर बात करके सुलह करते हैं, कोई ना कोई एकजुट होकर रहने का रास्ता निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बहुत सारे कारणों के कारण ऐसा हुआ। जबकि मिलिट्री तो काफ़ी स्ट्रांग थी, 3 लाख थे। भाई तालिबान का कितना है असेसमेंट कि 70-80 हज़ार। सपोज़ जब जीती हुई मिलिट्री जब आगे बढ़ती है तो उसका रैंक बढ़ता जाता है, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो और जुड़ जाते हैं, वो उगते सूरज को सब पूजा करते हैं। तो वही हुआ तालिबान के साथ। वो जैसे जैसे बढ़ता गया अफ़गानिस्तान में, उसके नंबर्स बढ़ते गए और उधर इंटरनेशनल कम्युनिटी का पलायन शुरू हुआ, तो वो मोराल बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स जब वहाँ का राष्ट्रपति ही चला गया, तब आप सोच सकते हैं कि लोगों की क्या मोराल है, क्या करेज बचेगा। सर, क्या आने वाले वक्त में आप देखते हैं एज एन एक्सपर्ट कि नॉर्दर्न अलायंस फिर से एक फोर्स के तौर पर खड़ा हो सकता है, एंटी तालिबान एक ग्रुप बना के उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर सकता है? देखिए, नॉर्दर्न अलायंस जो नाम दिया गया था वो एक्चुअली यूनाइटेड मुजाहिदीन लोग जो थे, जो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, उनको नॉर्दर्न अलायंस का नाम पहले दिया गया था। यूनाइटेड फ्रंट था वो बेसिकली अगेंस्ट तालिबान। नॉर्दर्न अलायंस देने का भी एक पॉलिटिकल रीज़न था। ये पाकिस्तानियों ने शुरू किया था बिकॉज़ वहाँ पश्तून थे, तालिबान जो थे साउथ के थे, पश्तून थे, और बाकी वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, ताजिक, उज़्बेक, वो नॉर्दर्न अलायंस में थे। तो इसको कि दुनिया को प्रेजेंट किया जाए कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ लड़ाई हो रहा है, इसलिए भी उनको नॉर्दर्न अलायंस कहा गया था उस वक्त, और वो फिर नाम स्टिक कर गया। तो उस तरह से मैं नहीं सोचता हूँ कि नॉर्दर्न अलायंस दोबारा खड़ा होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो लोग फ्यूचर को देखते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन पे विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान तरक्की करे और इतने दकियानूसी रिजीम में नहीं रहे जो कि अफ़गानिस्तान को अंधेरे में खींच रहा है, उस तरह के लोग रेजिस्टेंस ज़रूर करेंगे। पहले तो कोशिश होगी अंदरूनी कि तालिबान ही बदल जाए। जब नहीं बदलेगा और फिर तालिबान में जब डिफरेंट फैक्शंस अलग अलग होने लगेंगे, तब भी मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे फिर जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो सकता है। आपको लगता है सर कि तालिबान में भी फिर फैक्शन होगा और फिर उनका इंटरनल वॉर जो है अपना खुद का शुरू? जी, ऑलरेडी हो रहा है। काबुल में अगर आप देखिए तो डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ग्रुप्स और वारलॉर्ड्स लिए हैं। भाई सबके पास मिलिशिया है, सबकी अपनी अपनी बिजनेसेस थी, सबके अपने टेरिटरीज़ थे। तो वो आपको, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो इतने आसानी से हाथ उसको खो देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को समर्पित कर देंगे। वैसा करना होता तो पहले भी कर सकते थे। और अभी की जो खबर है अंदरूनी कि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी खींचमतान लगी हुई है कि किस मंत्रालय को कौन लेगा। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग तो किसी मंत्रालय में घुस भी गए हैं और वहाँ ऑफिस में बैठ गए हैं, जबकि अभी सरकार बनी नहीं है, अनाउंस नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन में 1-2 ग्रुप बैठे हुए हैं और पूरा सिक्योरिटी सेक्टर हक्कानी नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है, उसके फाइटर्स हैं। और मेरे ख्याल ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि वो स्पेशल फोर्सेस हैं, बदरी 313 वो उसको कहते हैं, बट उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के भी लोग मिले हुए हैं। सर, आप नवंबर 2018 में मॉस्को गए थे, आपके साथ एक और डिप्लोमेट थे टी राघवन साहब, वो नॉन ऑफिशियल लेवल टॉक्स के लिए मॉस्को गए थे। तो वहाँ तालिबान का डेलीगेशन भी आया हुआ था। तो कहा जाता है कि तालिबान कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो जब आपका इंटरेक्शन हुआ होगा उस वक्त, तो आपको कैसा लगा तालिबान के डेलीगेशन से मिलके? किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस थे उस समय, क्या बातचीत हुई होगी? हाँ, नवंबर 2018 में वो मॉस्को फॉर्मेट जो मॉस्को ने शुरू किया था रशिया ने, उसके लिए भेजा गया था। मैं गया था और मेरे बैचमेट ही हैं TC राघवन, जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर थे। हम दोनों गए थे नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में। ये नॉन ऑफिशियल इसलिए था कि अफ़गान गवर्नमेंट अपना कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं भेज रहा था। तो हमारी सरकार ने भी सोचा कि हम भी ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं भेजें, इसलिए हमें भेजा गया था। तो वहाँ ये पहली बार, और मैं इसमें रशिया का काफ़ी की बड़ाई कर सकता हूँ कि उस समय तक जो बातचीत हो रही थी वो सिर्फ बायलैटरली अमेरिका और तालिबान के बीच हो रही थी। किसी भी और कंट्री को, इंक्लूडिंग नेटो मेंबर कंट्रीज जो कि अमेरिका के साथ ही रहे हैं वहाँ, या अफ़गान गवर्नमेंट को भी साथ में नहीं लिया था। पहली बार ऐसा हुआ कि रशिया ने इसको रीजनल बना दिया, सारे देशों को बुलाया। और ऐसा पहली बार हुआ कि जो अफ़गान
सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो पहली बार तालिबान से आमने सामने बैठकर मिले। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो मॉस्को ने लिया था पीस के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो पीस मिला नहीं है। मॉस्को कह रहा है कि इसको आगे बढ़ाएगा, बट देखिए, बट तालिबान का रुख हमारी तरफ काफ़ी अच्छा था। वो हमें काफ़ी आश्वासन देना चाह रहे थे, कह रहे थे कि उनको हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे अपने हिस्टोरिकल संबंध को भी याद कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के कैसे संबंध रहे हैं हिंदुस्तान से। फिर एज एन अफ़गानी बोल रहे थे, नॉट एज एन तालिबान। तो इसलिए तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि तालिबान के मेंबर इंडिविजुअल्स जो हैं उसमें, और तालिबान की आइडियोलॉजी। तालिबान की आइडियोलॉजी से हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा मुश्किल है। जब आप देख रहे हैं अफ़गान के लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे जैसे देश को तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन उसके जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं, उसमें बहुत सारे उनके बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े हैं। वो कुछ लोग तो उसमें जो अक़ज़ाई आए थे हिंदुस्तान में खुद पढ़े हैं, तो वो जानते हैं कि हिंदुस्तानी सोसाइटी कैसा है, कैसा डाइवर्स है, इंक्लूसिव है। तो इन सब चीज़ों से वो खुश हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमने देखा है कि आपने 20 सालों में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है अफ़गानिस्तान में, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग भी जब सरकार में आएँ तो हिंदुस्तान हमारे साथ रहे, अफ़गानिस्तान को बढ़ाने में, रिकन्स्ट्रक्ट करने में उसका रोल बना रहे। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई हम तो अब गैर सरकारी हैं, बट हम सरकार को आपकी बात पहुंचा देंगे, और हम लोग तो सरकार की तरफ से कोई कमिटमेंट कर नहीं सकते थे। सर, आपको लगता है कि भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए? देखिए, सितंबर 2020 तक मैं कहता था कि नहीं बात करनी चाहिए। सिर्फ एक रीज़न था, इसका कोई आइडियोलॉजिकल रीज़न नहीं था, क्योंकि हमारी पॉलिसी अफ़गान सरकार जो भी रही है काबुल में, उसके सपोर्ट में रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे कि हम उस सरकार को अंडरमाइन करें और हम बैंड वैगन करें, बिकॉज इसका जो परसेप्शन था वो बड़ा बुरा हो रहा था अफ़गानिस्तान में। लोग उसी वक्त से कह रहे थे कि हमें सब छोड़ के जा रहे हैं, सब अपनी हेजिंग कर रहे हैं, और सारे देश और बहुत सारे मुल्क तालिबान से मिल रहे हैं। तो जब तक वहाँ लेजिटिमेट सरकार थी, हमने नहीं किया। सितंबर 2020 में जब दोनों पक्ष एक साथ बैठ गए और एक दूसरे को एक्सेप्टेबल हो गए, तब हमें क्या परेशानी होती है। एक पुरानी कहावत है ना बिहार में कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो उसके बाद हमें भी बिल्कुल बात करना चाहिए, और मेरे विचार से ऑफ कोर्स सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन शायद इनफॉर्मल लेवल पे ज़रूर ही बात हुई होगी। तो ये थे अमर सिन्हा साहब, जो कि अफ़गानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत हैं, और ये तमाम अफ़गानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसके तमाम पहलुओं पर अपने विचार रख रहे थे। कैमरामैन अनिल सूद के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।